बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Advances in supply chain management. We are doing part 2 and today we are going to start chapter 8, master planning. There are different learning objectives of this lecture. Number 1, to make students learn the purpose and results of master planning and how it help in the smooth flow of material along the supply chain. स्टूडेंट्स को ये लर्न करवाना कि पर्पस क्या है मास्टर प्लानिंग का और कैसे ये हेल्प करती है स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल को along the supply chain. Efficient utilization and balance of supply and demand decision situation. Efficient utilization और balance of supply and demand decision situation के हवाले से. Second learning objective is how master plan module helps to take decision based on demand. कैसे मास्टर प्लान मॉड्यूल हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए डिमांड पर जो बेस करता है. फर्दर टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू सेलेक्ट एंड डिटरमिन प्लानिंग हॉराइजन एंड पीरियड्स. इसके अलावा ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है प्लानिंग हॉराइजन को और पीरियड्स को. डिसीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, डाटा एंड रिजल्ट्स. थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन द स्टेप्स टू जनरेट अ मास्टर प्लान. कैसे मास्टर प्लान को जनरेट किया जाता है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल लेट्स हैव अ लिटिल बिट ओवरव्यू अबाउट द लास्ट लेक्चर. द लास्ट लेक्चर हैज फोकस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर डिमांड प्लानिंग प्रोसेसेस. पिछले लेक्चर ने फोकस किया एक फ्रेमवर्क को कि डिमांड प्लानिंग प्रोसेसेस कैसे चलते हैं. दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ डिमांड प्लानिंग. जो हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस ऑफ डिमांड प्लानिंग को. देयर आर 3 डायमेंशंस अलोंग विच फोरकास्ट डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड. 3 डायमेंशंस हमने पढ़ी जो कि यूज की जाती हैं डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए. टाइम मतलब टाइम बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड और ज्योग्राफी बेस्ड. द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स वाज आल्सो इंक्लूडेड. डिस्कशन ऑफ डिफरेंट फोरकास्टिंग टेक्निक्स कि कैसे कैसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं इसको भी हमने इंक्लूड किया. द 2 डिफरेंट बेसिक अप्रोचेस इंक्लूड टाइम सीरीज एंड कॉजल मेथड्स जिनको एक्सप्लेन किया. मूविंग एवरेज, स्मूथिंग एवरेज एंड रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल्स वर आल्सो एक्सप्लेन्ड अंडर द कैटेगरीज ऑफ टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस. आज क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग. टुडेज लेक्चर एम्स at explaining the purpose and results of master planning and how it help in the smooth flow of material along the supply chain, efficient utilization and balance of supply and demand. How master plan module helps to take decision based on demand and how to select and determine planning horizon and periods. Decisions, objectives, data and results will also be discussed. Steps to generate a master plan will be explained with the help of example. Okay. In the same way, जो मैं पिछले हम 1-2 लेक्चर से कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैं यही चाह रहा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी, स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग टेक्निक्स. तो मैं चाह रहा था एक दफ़ा वो आप लोगों के साथ दोबारा से रिव्यू किया जाए बिकॉज इट वुड हेल्प यू इन होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. So, forecasting methods were developed since the 1950s for business forecasting and at the same time for econometric purposes. हमको पता है हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर फोरकास्टिंग तो करते ही हैं और सप्लाई चेन के हर एक लेवल के ऊपर फोरकास्टिंग करते हैं और इसीलिए दीज आर वेरी मच रेलिवेंट टू आवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये जो फोरकास्टिंग मेथड्स हैं ये 1950 के अंदर डेवलप हुए बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए और एट द सेम टाइम इकोनोमेट्रिक पर्पसेस के लिए भी. फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एक्सेट्रा कैसे होंगे फ्यूचर में. द एप्लीकेशन इन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फोरकास्ट फॉर अ लॉट ऑफ आइटम्स इन अ फ्यू सेकेंड्स. एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स की उसने इसको इस काबिल बनाया कि फोरकास्ट क्रिएट की जा सके फॉर अ लॉट ऑफ आइटम्स फ्यू सेकेंड्स के अंदर.
मतलब ऑफ कोर्स आप हिस्ट्री ले रहे हो और हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग मैनुअली करना शुरू करें, फर्ज करें मेरे पास जीडीपी है कोई पिछले 20 सालों का, अब उस जीडीपी की मैं एवरेज निकालता हूँ, एवरेज निकाल कर फिर मैं उसके ऊपर कुछ फ्यूचर फोरकास्टिंग करना शुरू करता हूँ, तो आप सोचें कितना टाइम लगेगा। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ दीज फोरकास्टिंग टूल्स या फोरकास्टिंग मॉड्यूल्स सॉफ्टवेयर की हेल्प की वजह से हम लोगों के लिए काम बड़ा आसान हो गया। Therefore, all leading APS vendors incorporate statistical forecasting procedures in their demand planning solution. इसलिए अब इसकी अहमियत की वजह से जितने भी लीडिंग APS वेंडर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग प्रोसीजर्स को अपने डिमांड प्लानिंग सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. These methods incorporate information on the history of a product item in the forecasting process for future figures. ये methods करते क्या हैं? ये incorporate करते हैं information एक product की history से relevant और या उस item की history से relevant, और फिर उस history की basis के ऊपर forecast करते हैं future को, future figures को. So there exist two different basic approaches. Basically forecasting के लिए हमारे पास दो basic approaches होती हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कॉजल मॉडल्स. टाइम सीरीज आपको पता है डाटा तीन तरह का होता है, एक क्रॉस सेक्शनल होता है, एक टाइम सीरीज होता है और तीसरा पैनल या पूल डाटा होता है. क्रॉस सेक्शनल एक्चुअली क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल में हम ये करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मल्टीपल चीज़ों को देख रहे होते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि ABC कंपनी का प्रॉफिट ABC XYZ CWA इन तीन चार कंपनियों का प्रॉफिट 1999 में कैसा रहा. अब साल एक है, कंपनियां डिफरेंट हैं, तो दिस वुड बी क्रॉस सेक्शनल डाटा. इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ABC कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में कैसा रहा, अब कंपनी एक है लेकिन साल ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज टाइम सीरीज एनालिसिस. अब अगर मैं ये कहूं कि 5 ही कंपनियां हैं और 5 ही साल हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी बढ़ गए और नंबर ऑफ ईयर्स भी बढ़ गए. अब ये टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग पूल डाटा या फिर पैनल डाटा बोलते हैं. तो एज फार एज टेक्निक्स आर कंसर्न, तो यहाँ पे चूंकि ज्यादातर हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ ताल्लुक होता है और हम लोग किसी एक ही के एक वक्त में बात कर रहे होते हैं, तो या तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाता है या फिर ये कॉजल एनालिसिस कहलाता है. एज फार एज टाइम सीरीज एनालिसिस इज कंसर्न, द सो कॉल्ड time series analysis assumes that the demand follows a specific pattern. ये जो so called time series analysis है, इसकी पहली assumption ये होती है कि जो demand है वो specific pattern को follow करती है, मतलब demand हर दफा की demand अगली वाली demand को lead कर रही होती है. Therefore, the task of a forecasting method is to estimate the pattern from the history of observations. इसलिए टास्क फोरकास्टिंग का ये होता है, फोरकास्टिंग मेथड का, कि एस्टिमेट किया जाए पैटर्न को हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन से. फ्यूचर फोरकास्ट कैन देन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम यूजिंग दिस एस्टिमेटेड पैटर्न. फ्यूचर फोरकास्ट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस एस्टिमेटेड पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए. द एडवांटेज ऑफ दोज मेथड्स इज दैट दे ओनली रिक्वायर पास्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिमांड. इसका फायदा ये होता है इन मेथड्स का कि ये सिर्फ रिक्वायर करते हैं पास्ट ऑब्जर्वेशंस को डिमांड की. द फॉलोइंग डिमांड पैटर्न्स आर मोस्ट कॉमन इन टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर ये डिमांड पैटर्न्स जो हैं वो बहुत कॉमन कंसिडर किए जाते हैं. डिटेल्स के लिए रेफरेंसेस देयर. नंबर 1, लेवल मॉडल. द डिमांड XT इन अ स्पेसिफिक पीरियड T कंसिस्ट ऑफ द लेवल A and random noise UT which cannot be estimated by a forecasting method. ये जो डिमांड XT है ये हमारा वेरिएबल है. XT की ये डिपेंड करती है अल्फा के ऊपर विच इज इंटरसेप्ट, और UT क्या है? जो कि आपका रैंडम एरर है या जो आपकी नॉइज टर्म है. तो दिस इज एन इक्वेशन. सेकेंड मेथड जो होता है दैट इज कॉजल मॉडल. और कॉजल मॉडल आप लोगों को पता है ये कॉज एंड इफेक्ट से डिराइव होता है कि कोई चीज पहले होगी फिर उसके बाद उसका इफेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि सर्दियों के अंदर लोग स्वेटर पहनते हैं, गर्मियों के अंदर लोग लॉन पहनते हैं. अब इसका मतलब है कि लॉन पहनना इज डिपेंडेंट अपॉन गर्मी, स्वेटर पहनना इज डिपेंडेंट अपॉन सर्दी. मैं कहूं कि अंधेरा हो तो लोग रोशनी जलाते हैं, सूरज है तो दिन में रोशनी होगी,
अब ये तमाम बातें वो हैं जो कि पहले एक काम होगा तो फिर दूसरा होगा. इन अदर वर्ड्स अ कॉज वुड बी देयर, तो तब उसका फिर कोई ना कोई इम्पैक्ट हो रहा होगा. तो दिस इज द सेकेंड अप्रोच टू स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग आर causal models. They assume that the demand process is determined by some known factors. इसमें assume किया जाता है कि जो demand process है ये कुछ factors से determine किया जा सकता है या base करता है कुछ factors के ऊपर. For example, the sales of ice cream might depend on the weather or temperature on a specific day. कि हम अगर ये देखना चाहें कि सेल ऑफ आइसक्रीम जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम कह सकते हैं कि उस दिन जो टेम्परेचर होगा या वेदर होगा ये सेल ऑफ आइसक्रीम को डिटरमिन कर सकता है. देयरफॉर द टेम्परेचर इज द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर आइसक्रीम सेल्स. इसलिए टेम्परेचर जो है ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आइसक्रीम की सेल के लिए. इफ इनफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेल्स एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल फॉर द आइटम कंसिडर्ड, अगर इनफ ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं सेल या टेम्परेचर की जो आइटम हम कंसिडर कर रहे हैं, देन द अंडरलाइंग मॉडल कैन बी एस्टिमेटेड. तो हम इसे एक अंडरलाइन मॉडल भी एस्टिमेट कर सकते हैं. फॉर दिस एग्जांपल द मॉडल माइट कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट डिमांड एंड द टेम्परेचर फैक्टर्स ZT वेयर W2 इज द टेम्परेचर ऑन डे T. तो अगर आप देखिए XT जो कि डिमांड है ये डिपेंडेंट है Z0 के ऊपर, Z1 के ऊपर इंटू WT और प्लस UT एरर टर्म के ऊपर. एक कंप्लीट मॉडल इज देयर. तो हम कह सकते हैं कि ये चीज डिपेंडेंट है इन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर. मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोरकास्टिंग मेथड्स जो है मूविंग एवरेज एंड स्मूथिंग मेथड है. एज ईच डिमांड हिस्ट्री इज डिस्टॉर्टेड बाय रैंडम नॉइज UT, the accurate estimation of parameters for the model is a crucial task. अब चूंकि हर एक डिमांड हिस्ट्री जो है ये डिस्टॉर्टेड होती है रैंडम नॉइज की वजह से, एक एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स जो है उसको मॉडल किया जा सकता है और उसको मॉडल करना ऑफ कोर्स एक क्रूशियल टास्क भी होगा. ऑल्सो द पैरामीटर्स आर नॉट फिक्स. अब चूंकि पैरामीटर्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते एंड माइट चेंज ओवर टाइम, और ये चेंज भी हो सकते हैं. Therefore, it is necessary to estimate under consideration of actual observations and to incorporate enough past values to eliminate random fluctuations. तो इसलिए ज़रूरी है बजाय ये कि हम लोग उसका इफेक्ट चेक करें, हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग ऑफ कोर्स इनकॉर्पोरेट करें तमाम पास्ट वैल्यूज़ को और एक्चुअल वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर हम लोग फ्यूचर को डिटरमिन करें. तो हम लोग पिछली वैल्यू से अगली वाली वैल्यू को डिराइव करते चले जाते हैं, विच इज़ नोन एज मूविंग एवरेज या फिर स्मूथिंग मेथड. इसी तरह जब हम लोग कॉजल इफेक्ट की बात करते हैं तो उसको हम देख सकते हैं विद द रिग्रेशन एनालिसिस. तो वेयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सम नोन फैक्टर इज प्रेजेंट, जब एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मौजूद हो किसी नोन फैक्टर का, इट सीम्स टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज कॉजल मॉडल्स इन द फोरकास्टिंग प्रोसेस. तो ये सीधी सीधी बात है, जब हमें कोई कॉज नजर आ रहा है फिर उसके साथ इफेक्ट नजर आ रहा है तो हमें सीधा सीधा कॉजल मॉडल्स की तरफ मूव करना चाहिए. Regression analysis is the standard method for estimation of parameter values. Regression analysis एक standard method है estimate करने के लिए parameter values को in causal models. अब of course causal models के अंदर regression model जो है वो एक बेहतरीन मॉडल कंसिडर किया जाता है. Usually linear dependencies between the dependent variable xt and the leading factors in dependent variables, for example temperature, expenditures for promotion etc. are considered. तो हम ऑफ कोर्स डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर उसके साथ कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो इस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनको हम लोग लिए लेते हैं और उनको कंसिडर करते हैं. जैसे यहाँ पर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड के ऊपर कौन कौन से लीडिंग फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोशंस है, लोगों का एटीट्यूड है, ब्रांड नेम है, इसके अलावा उसका टेस्ट है, उसकी क्वालिटी है, उसकी प्राइस है. देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स जो कि किसी भी आइटम की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो देयरफॉर अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कैन बी फॉर्मुलेटेड. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाता है और अगर मल्टीपल है तो फिर ये मल्टीपल रिग्रेशन कहलाएगा एज फॉलोज. जैसे यहाँ पर है xt इज इक्वल टू Z0 प्लस Z1 इंटू W1t प्लस Z2 इंटू W2t एक्सेट्रा. तो ये मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ डिस्कस करूं. नाउ लेट्स कम टू द लेआउट ऑफ टुडेज लेक्चर. Layout of today's class would be
Purpose and results of master planning would be discussed. Then we'll move towards decision situation, जिसमें planning horizon and periods पे बात करेंगे, decisions पे बात करेंगे, objectives पे बात करेंगे, data and results पे बात करेंगे. Then generating a plan, कैसे plan generate किया जाता है. Purpose of master planning. The main purpose of master planning is to synchronize the flow of materials along the entire supply chain. Flow of material को synchronize करना पूरी supply chain के अंदर. To support mid-term decisions on the efficient utilization of production, transport, supply capacities, seasonal stock. और support करना mid-term decisions को efficient utilization of production, transport, supply capacities और seasonal stock के लिए. And to keep the balance of supply and demand, और supply और demand का balance रखना. As a result of this synchronization, production and distribution entities are able to reduce their inventory levels. इस synchronization के नतीजे में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज जो हैं वो इन्वेंट्री लेवल्स रिड्यूस करने के काबिल हो जाती हैं. विदाउट सेंट्रलाइज्ड मास्टर प्लानिंग, लार्जर बफर्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल. मास्टर प्लानिंग के बगैर बड़े बड़े बफर्स रखने पड़ते हैं, सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है ताकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल को इंश्योर किया जा सके. अदरवाइज स्टॉक आउट सिचुएशन आ जाती है. Coordinated master plans provide the ability to reduce these safety buffers. ये जो coordinated master plans हैं ये ability provide करते हैं safety buffers को reduce करने के लिए by decreasing the variance of production and distribution quantities. Production और distribution quantities के variance को decrease करने के लिए. To synchronize the flow of materials effectively, it is important to decide how available capacities of each entity of the supply chain will be used. Synchronize करने के लिए flow of material को effectively ये important है कि decide किया जाए कैसे available capacities of each entity of the supply chain will be used, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. As master planning covers mid-term decisions, it is necessary to consider at least one seasonal cycle to be able to balance all demand peaks. जैसे मास्टर प्लान कवर करता है मिड टर्म डिसीजंस को, ये ज़रूरी है कि कंसिडर किया जाए एटलीस्ट एक सीजनल साइकिल को ताकि डिमांड पीक्स को बैलेंस किया जा सके. द डिसीजंस ऑन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड समटाइम्स सेल्स quantities need to be addressed simultaneously while minimizing total cost for inventory, overtime, production and transportation. Decisions जो हैं प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और समटाइम्स सेल्स क्वांटिटीज़ जो हैं इनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है साइमल्टेनियसली जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर टाइम, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज कर रहे हो. रिजल्ट्स ऑफ मास्टर प्लानिंग. द रिजल्ट्स ऑफ मास्टर प्लानिंग आर टारगेट्स और इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड स्केजुलिंग. रिजल्ट्स ऑफ मास्टर प्लानिंग जो हैं ये टारगेट्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए एज वेल एज परचेजिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, साथ साथ परचेजिंग और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग भी. फॉर एग्जांपल, द प्रोडक्शन प्लानिंग and scheduling module has to consider the amount of planned stock at the end of each master planning period and the reserved capacity up to the planning horizon. मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग मॉड्यूल जो है इसे कंसिडर करना होता है अमाउंट ऑफ प्लान्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मास्टर प्लानिंग पीरियड और रिजर्व्ड कैपेसिटी अप टू द प्लानिंग होराइजन. द यूज ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स and capacities are examples of instructions for distribution and transport planning. ये जो हम specific transportation lines और capacities को इस्तेमाल करते हैं ये examples हैं instructions for distribution और transport planning के लिए. The decision situation.
Based on demand data from the demand planning module, master planning has to create an aggregated production and distribution plan for all supply chain entities. Demand data from the demand planning module की बेसिस पर मास्टर प्लानिंग को क्रिएट करना होता है एक एग्रीगेटेड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तमाम सप्लाई चेन एंटिटीज के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है टू अकाउंट फॉर द अवेलेबल कैपेसिटी and dependencies between the different production and distribution stages. And this is also very important कि हम account for करें available capacity को और dependencies को between the different production and distribution stages. तो production और distribution stages के दरमियान जो capacity और dependencies है इनको भी account for करना बहुत important होता है. Such a capacitated plan for the entire supply chain leads to a synchronized flow of materials without creating large buffers between these entities. ऐसा एक कैपेसिटेटेड प्लान पूरी सप्लाई चेन के लिए जो लीड करता है सिंक्रोनाइज्ड फ्लो ऑफ मटेरियल को विदाउट क्रिएटिंग लार्ज बफर्स बिटवीन दीज एंटिटीज. To make use of the master planning module, it is necessary that production and transport quantities can be split and produced in different periods. तो मास्टर प्लानिंग मॉड्यूल को का यूज़ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट क्वांटिटीज़ जो हैं इन्हें स्प्लिट किया जाए और डिफरेंट पीरियड्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाए. फर्दर मोर इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी स्टॉकेबल. इसके अलावा इंटरमीडिएट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये स्टॉकेबल भी होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर सेवरल पीरियड्स, कम से कम बहुत पीरियड्स के लिए, to be able to balance capacities by building up inventories. Balance capacities के लिए ताकि inventories को build up किया जा सके. Because master planning is a deterministic planning module. चूंकि master planning जो है ये एक deterministic planning module है, reasonable results can only be expected for production processes having low output variances. रीजनेबल रिजल्ट्स जो हैं ये एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस से जिसमें आउटपुट वेरिएंसेस वुड बी लो. तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग मास्टर प्लानिंग कर लें या मास्टर प्लानिंग क्रिएट कर लें तो हम लोग वेरिएंसेस या जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं. द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव टू बी इवेल्युएटेड इफ बॉटलनेक्स ऑन द प्रोडक्शन रिसोर्सेज अकर. ये ऑप्शंस जो हैं इवेल्युएट करनी पड़ती हैं अगर बॉटलनेक्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज की हों तो. प्रोड्यूस इन अर्लियर पीरियड्स वाइल इंक्रीजिंग सीजनल स्टॉक. शुरू के पीरियड्स में प्रोड्यूस किया जाए जब सीजनल स्टॉक इंक्रीज हो रहा हो. प्रोड्यूस एट ऑल्टरनेटिव साइट्स विद हायर प्रोडक्शन एंड और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. प्रोड्यूस किया जाए ऑल्टरनेटिव साइट्स के ऊपर हायर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ. Produce in alternative production modes with higher production costs. Alternative production modes में produce किया जाए higher production cost के साथ. Buy products from a vendor with higher costs than your own manufacturing costs. Products को खरीदा जाए एक vendor से higher cost पर than your own manufacturing costs, अपनी manufacturing costs की निस्बत. Work overtime to fulfill the given demand. ओवर टाइम पे काम किया जाए डिमांड को फुलफिल करने के लिए विद इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड पॉसिबल एडिशनल फिक्स कॉस्ट, जिसमें ऑफ कोर्स आपकी पॉसिबल एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आएंगी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएंगी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ बॉटलनेक अकर्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स. ये भी पॉसिबल है कि एक बॉटलनेक अकर हो ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स पर. इन दिस केस द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इस केस में ये वाले ऑल्टरनेटिव्स जो हैं ये टेकन इनटू कंसिडरेशन होने चाहिए. प्रोड्यूस एंड शिप इन अर्लियर पीरियड्स व्हाइल इंक्रीजिंग सीजनल स्टॉक इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. प्रोड्यूस और शिप करें अर्लियर पीरियड्स में, इंक्रीजिंग सीजनल स्टॉक इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स विद डिफरेंट कैपेसिटीज एंड कॉस्ट्स. डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्ट्स को ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशंस को यूज करते हुए
डिफरेंट कैपेसिटीज और कॉस्ट के साथ, डिलीवर टू कस्टमर्स फ्रॉम एनदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कस्टमर्स को डिलीवर करें किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑप्टिमली, इन प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमली सॉल्व करने के लिए वन मस्ट कंसिडर द सप्लाई चेन एज अ होल, पूरी सप्लाई चेन को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, एंड जनरेट अ सोल्यूशन विद अ सेंट्रलाइज्ड व्यू, एक सोल्यूशन जनरेट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यू के साथ, while considering all relevant costs, तमाम रेलिवेंट कॉस्ट को कंसिडर किया जाना चाहिए, एंड कंस्ट्रेंट्स, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आएंगे। इन अदर वर्ड्स, ऑप्टिमली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी सप्लाई चेन को जहन में रखते हुए तमाम कॉस्ट, तमाम कंस्ट्रेंट्स को जहन में रखकर फिर सोल्यूशन देना चाहिए। अदरवाइज डिसेंट्रल अप्रोचेस लीड टू बॉटलनेक्स एट अदर लोकेशंस, अदरवाइज जो डिसेंट्रल अप्रोचेस हैं ये बॉटलनेक्स क्रिएट करती हैं दूसरी लोकेशंस पर, एंड सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। द फॉलोइंग पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस अ स्मॉल एग्जांपल टू डिपिक्ट दिस डिसीजन सिचुएशन। अभी जो पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे ये एक छोटी सी एग्जांपल देता है इस सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए। इट विल बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द डिसीजंस ऑफ मास्टर प्लानिंग एंड शो द इफेक्ट्स, रिजल्ट्स एंड द डाटा यूज्ड। ये इस्तेमाल होगा इलस्ट्रेट करने के लिए मास्टर प्लानिंग के डिसीजंस को और इसके इफेक्ट्स, रिजल्ट्स और जो डाटा यूज हुआ उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। द एग्जाम्पल, सप्लाई चेन इन फिगर 8.1 has two production sites, plant 1 and plant 2, as well as two distribution centers, DC1 and DC2। एक सप्लाई चेन जो कि फिगर 8.1 में आगे शो की है, इसकी दो प्रोडक्शन साइट्स हैं, प्लांट 1 और प्लांट 2, और एज वेल एज इसकी दो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी हैं, DC1 और DC2। Two different products are produced in each plant in a single stage process। दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं हर प्लांट में एक सिंगल स्टेज प्रोसेस के तहत। द कस्टमर्स आर सप्लाइड फ्रॉम देयर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कस्टमर्स को सप्लाई किया जाता है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, which usually receives products from the nearest production site, जो कि नॉर्मली रिसीव करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी प्रोडक्शन साइट से। However, it is possible to receive products from the plant in the other region, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी प्रोडक्ट ले सकें किसी दूसरे रीजन में जो प्लांट लगा हुआ है वहां से। Such a delivery will increase transport cost per unit, ये डिलीवरी जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देगी। अगर आप फिगर 8.1 देखिए तो इस सप्लाई चेन के अंदर प्लांट 1 और प्लांट 2 दो प्लांट्स हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नंबर 2 है। अब यहाँ पर C1 और C2, C1, C2, C3 और 8 तक लोकेशंस हैं जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अपनी प्रोडक्ट्स रिसीव करते हैं। जबकि ये भी हो सकता है कि आपका जो प्लांट 2 है वो DC1 को सप्लाई करे या प्लांट 1 जो है वो DC2 को सप्लाई करे, तो ये डायरेक्ट भी सप्लाई कर सकते हैं और एक दूसरे से भी। लेकिन जब आप किसी दूसरे रीजन से, प्लांट से जब आप चीज़ों को लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज कर जाएगी। Inventory for finished products is exclusively located at the DCs। Finished products की inventories जो हैं ये exclusively distribution centers पे मौजूद हैं। The regular production capacity of each production unit is 80 hour per week। Regular production capacity जो है हर production unit की ये 80 घंटे पर week है, 2 shift जिसमें 2 शिफ्टें लगती हैं और 5 days। It is possible to extend this capacity by working overtime। इस कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है अगर ओवरटाइम काम किया जाए तो। In introducing a third production unit, थर्ड प्रोडक्शन यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हुए सप्लायर S, a multi-stage production problem, and in this example a common capacity restriction for the production of parts has to be considered। थर्ड प्रोडक्शन यूनिट सप्लायर S इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मल्टी स्टेज प्रोडक्शन प्रॉब्लम और इस एग्जाम्पल में एक कॉमन कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। प्लानिंग होराइजन एंड पीरियड्स।
The planning horizon is characterized by the interval of time for which plans are generated. Planning horizon characterize होता है by interval of time जिसमें plans generate किए जाते हैं. It is important to select a planning horizon that covers at least one seasonal cycle. ये important है select करना एक planning horizon जो cover करता है at least एक seasonal cycle को. Otherwise, there would be no possibility to balance capacities throughout a season. Otherwise, कोई possibility नहीं होगी balance करने के लिए capacities को पूरे season में, and hence peaks in demand would possibly not be covered. और इस तरह peaks in demand जो हैं वो possibly cover नहीं हो सकेंगी. If, for example, demand peaks were to occur in the last quarter of a year, अगर मिसाल के तौर पर demand peaks जो हैं इन्हें occur होना था in last quarter of a year and only half a year were considered और सिर्फ आधा साल consider हुआ, it might not be possible to balance this peak during planning of the second half. शायद ही possible ना हो to balance this peak, इस peak को balance करना during planning of the second half में. See following simplified example, tables 8.1, 8.2 and 8.3. Often the planning horizon for master planning covers 12 months. हमेशा planning horizon जो है वो master planning के लिए 12 महीने cover करता है. If you see in table 8.1, seasonal demand peak. Quarters are 1, 2, 3, 4. Demand in quarter 1 there is 12, quarter 2 there is 13, quarter 3 there is 10 and quarter 4 45. Capacity available in quarter 1 20, in quarter 2 20, quarter 3 20 and quarter 4 20. Table 8.2, infeasible solution. In quarter 1 demand was 12, capacity available 20, तो कैपेसिटी यूज कितनी हो सकेगी 12, जितनी डिमांड है उतनी. इन क्वार्टर 2 डिमांड इज 13, कैपेसिटी अवेलेबल 20 और कैपेसिटी यूज कितनी होगी 13. इन क्वार्टर 3 डिमांड है 10, कैपेसिटी अवेलेबल है 20 और कैपेसिटी यूज कितनी होगी 20. इसी तरह डिमांड क्वार्टर 4 में है 45, कैपेसिटी अवेलेबल है 20 और कैपेसिटी यूज कितनी है 35. जो हम लोगों ने पिछले क्वार्टर से जो कैपेसिटी बचाई उसको इस्तेमाल करके 35 कैपेसिटी यूज की इन द लास्ट क्वार्टर. फिजिबल सोल्यूशन, ये इनफिजिबल सोल्यूशन था. फिजिबल सोल्यूशन ये है कि डिमांड क्वार्टर 1 में 12 की है, कैपेसिटी अवेलेबल 20 है और आप यूज भी 20 ही करें तो 8 यूनिट यहां पर एक्स्ट्रा बनेंगे. सेकेंड क्वार्टर में 13 की डिमांड है, 20 कैपेसिटी अवेलेबल है तो यूज कितनी होगी 20, तो 7 यहां से बचे. 8 और 7 कितने हो गए 15. क्वार्टर 3 में डिमांड 10 की है, 20 कैपेसिटी अवेलेबल है और कैपेसिटी यूज कितनी हुई 20, तो 10 यहां से हम लोगों ने क्रिएट किए तो 15 और 10 25. क्वार्टर 4 में डिमांड 45 की है, कैपेसिटी अवेलेबल 20 की है और हमने यूज कितनी की 20, तो 25 जो यूनिट्स रह गए थे वो हम लोगों ने पहले से बनाए हुए थे. तो इस तरह ये ओवरऑल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो गई. तो दिस वाज द फीजिबल सॉल्यूशन. टेबल 8.1 shows the quarterly demand and the available capacity. 8.1 शो करता है क्वार्टरली डिमांड कितनी है और उसकी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है. प्रोड्यूसिंग वन पार्ट टेक्स वन कैपेसिटी यूनिट. एक पार्ट बनाने के लिए एक कैपेसिटी यूनिट इस्तेमाल होता है. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड कैपेसिटी, अगर ये पॉसिबल ना हो कैपेसिटी को एक्सटेंड करना, तो अ प्लान विद अ होराइजन ऑफ 2 क्वार्टर्स वुड लीड टू द इनफीजिबल प्लान शोन इन टेबल 8.2. तो अगर प्लान हम लोग होराइजन 2 क्वार्टर्स के ऊपर ले जाएं तो ये एक इनफीजिबल प्लान को शो करेगा जैसे टेबल 8.2 में शो किया. कंसिडरिंग अ होल सीजनल साइकिल, in this case 4 quarters, a feasible plan can be derived. और अगर इसको पूरे सीजनल साइकिल पे ही कवर कर दिया जाए तो ये एक feasible plan होगा जैसे टेबल 8.3 में हमने शो किया.
Decisions. Master planning has to deal with the trade-off between costs for inventories, production, transports and capacity extension. मास्टर प्लानिंग को डील करना होता है ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट्स और कैपेसिटी एक्सटेंशन के साथ. द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज दैट आर प्रोड्यूस्ड, इसके अलावा जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हैं जिनको प्रोड्यूस करना होता है, मूव्ड और स्टोर्ड नीड टू बी डिटरमिन्ड, जिनको मूव करना है या जिनको स्टोर करना है इनको डिटरमिन करना होता है इन द मास्टर प्लानिंग प्रोसेस में. इन अदर वर्ड्स, मास्टर प्लानिंग जो है ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन कॉस्ट और कैपेसिटी एक्सटेंशन के दरमियान, और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हैं ये प्रोड्यूस की जाती हैं या मूव या स्टोर की जाती हैं, इनको भी डिटरमिन करना मास्टर प्लान प्रोसेस का हिस्सा है. प्रोडक्शन क्वांटिटीज आर मेनली डिटरमिन्ड बाय द प्रोडक्शन कॉस्ट्स. प्रोडक्शन क्वांटिटीज जो हैं ये मेनली डिटरमिन होती हैं बाय प्रोडक्शन कॉस्ट्स एंड द अवेलेबल कैपेसिटी. ऑफ कोर्स प्रोडक्शन क्वांटिटीज कैपेसिटी और कॉस्ट पे डिपेंड कर रही होती हैं. कैपेसिटी एक्सटेंशंस हैव टू बी मॉडल्ड as decision variable in master planning if production quantities also depend on these enhancements. Capacity extensions जो हैं इनको मॉडल करना एक decision variable है master planning में, अगर production quantities depend करती हों इन enhancements पर. Not only production capacity but also transport capacity on the links between plants, warehouses and customers needs to be planned in master planning. सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, जो कि लिंक्स हैं प्लांट्स, वेयर हाउसेस, कस्टमर नीड्स, इनको भी प्लान करना मास्टर प्लानिंग का हिस्सा है. तो अगर आप देखिए एक ओवरऑल, सबसे पहले तो हम लोग कैपेसिटी पे बात करते हैं कि कैपेसिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी के बाद उसकी कॉस्ट की बात करते हैं. कॉस्ट के बाद फिर हम लोग इवन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि क्या लिंक्स भी इनके दरमियान में मेंटेन हो सकेंगे या कि नहीं. तो ये सारा का सारा मास्टर प्लानिंग का हिस्सा है. Decisions on setups and changeovers are taken into account in master planning. Decisions जो कि setups और changeovers के हवाले से हैं, ये भी मास्टर प्लानिंग में लिए जाते हैं. Only if lot sizes usually cover more than a period's demand. सिर्फ अगर lot sizes एक पीरियड से ज्यादा की डिमांड को कवर करते हों. Otherwise, the decision is left to production planning and scheduling. अदरवाइज डिसीजन छोड़ दिया जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग पर. एंड सेटअप टाइम्स आर एंटिसिपेटेड इन मास्टर प्लानिंग, और सेटअप टाइम्स जो हैं वो एंटिसिपेट किए जाते हैं मास्टर प्लानिंग के अंदर. वाइल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज ओनली सेट अ फ्रेम फॉर द क्वांटिटीज दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम ए टू बी. वाइल ये जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज हैं ये सेट करती हैं एक फ्रेम ऑफ क्वांटिटीज को जो कि कैरी हो सकता है ए टू बी. द डिसीजन ऑन द ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी फॉर एवरी प्रोडक्ट ग्रुप एंड टाइम बकेट ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और ये डिसीजन जो है ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी का हर प्रोडक्ट ग्रुप और टाइम बकेट के लिए इसको भी जरूरी होता है कि एड्रेस किया जाए. जनरली लीनियर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर कंसिडर्ड इन माइंड इन मिड टर्म प्लानिंग. जनरली लीनियर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो हैं इनको कंसिडर किया जाता है मिड टर्म प्लानिंग के अंदर. हेंस इट इज ओनली पॉसिबल टू डिटरमिन द क्वांटिटीज. इसलिए सिर्फ ये पॉसिबल होता है कि क्वांटिटीज को डिटरमिन किया जाए, नॉट द डिटेल्ड लोडिंग ऑफ सिंगल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, ना कि डिटेल्ड लोडिंग ऑफ सिंगल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को एड्रेस किया जाए. दिस इज टू बी डन इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये किया जाता है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ऑब्जेक्टिव्स. एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, अ मॉडल फॉर मास्टर प्लानिंग हैज टू रिस्पेक्ट सेवरल रेस्ट्रिक्शंस व्हेन मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट्स. जैसे पिछले सेक्शन में बताया गया कि एक मॉडल फॉर मास्टर प्लानिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ता है मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शंस को जब वो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हो. मतलब दिस इज नॉट एन ओपन थिंग कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना स्टार्ट कर दें. इसके लिए आपको कई रेस्ट्रिक्शंस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है.
The costs affecting the objective function depend on the decision situation. कॉस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं, ये डिसीजन सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं. इन मास्टर प्लानिंग दे डू नॉट हैव टू बी एज प्रिसाइज एज फॉर एग्जाम्पल विद इन अकाउंटिंग सिस्टम्स. मास्टर प्लानिंग में ये इतनी प्रिसाइज नहीं होती जैसे मिसाल के तौर पर एक अकाउंटिंग सिस्टम में होंगी. दे आर ओनली इनकॉर्पोरेटेड टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस. ये सिर्फ इनकॉर्पोरेट होती हैं इकोनॉमिकल डिसीजंस को फाइंड आउट करने के लिए. अ सिंपल एग्जांपल में क्लैरिफाई दिस. एक सादी सी मिसाल इसको क्लैरिफाई कर सकती है. इफ टू प्रोडक्ट्स शेयर अ कॉमन बॉटलनेक, अगर दो प्रोडक्ट्स एक ही बॉटलनेक को शेयर करती हैं, इट इज ओनली नेसेसरी टू नो विच ऑफ द टू प्रोडक्ट्स हैज द लीस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट पर कैपेसिटी यूनिट यूज्ड. ये जरूरी होगा कि ये जाना जाए कि दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सी लीस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट पर कैपेसिटी यूनिट इस्तेमाल करती है. दिस विल बी द प्रोडक्ट टू स्टॉक फर्स्ट. ये प्रोडक्ट स्टॉक करनी पड़ेगी सबसे पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ करेक्ट कॉस्ट के बगैर, एज लॉन्ग एज द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट रिमेन्स वैलिड. एज लॉन्ग एज इसका जो रिलेशनशिप है कॉस्ट के साथ ये वैलिड रहता है. Data. Master planning receives data from different systems and modules. Master planning data receive करता है different systems से और different modules से. The forecast data which describe the demand of each product in each period in the planning horizon are a result of demand planning. ये जो forecast data है जो describe करता है demand of each product या group को हर पीरियड में प्लानिंग हॉराइजन के दरमियान, ये एक रिजल्ट है डिमांड प्लानिंग का. कैपेसिटीज नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर ईच पोटेंशियल बॉटलनेक रिसोर्स. कैपेसिटीज जिनको जरूरत होती है इनकॉर्पोरेट करने की हर पोटेंशियल बॉटलनेक रिसोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मशीन्स, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज नीड नॉट टू बी मॉडल्ड इफ अ कंपनी एंगेजेस अ थर्ड पार्टी logistics provider who ensures an availability of 100%. ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज को मॉडल करने की जरूरत नहीं होती अगर एक कंपनी एंगेज कर ले थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर को जो इंश्योर करती है अवेलेबिलिटी ऑफ 100% को. बट इफ कैपेसिटी हैज टू बी एक्सटेंडेड ऑन कंडीशन दैट कॉस्ट रेट्स इंक्रीज, लेकिन अगर कैपेसिटी एक्सटेंड होती है इस कंडीशन पर कि कॉस्ट रेट इंक्रीज होंगे, this additional amount of capacity and the respective cost rates have to be considered. ये additional amount of capacity और respective cost rates जो हैं इनको consider करना पड़ता है for the calculation of necessary capacity. necessary capacity की calculation के लिए. Production efficiency and production coefficients have to be part of the model. Production efficiency और production coefficients जो हैं इनको model का हिस्सा होना होता है. The bill of materials of all products or groups form the basis of the material flows. Bill of materials तमाम products के या groups के एक material flow का base बनाते हैं within the model के अंदर and provide the information of input-output coefficients. और input-output coefficients की information देते हैं. For every storage node, for example, warehouse, work in process inventory, minimum for example safety stocks and estimated lot sizing stocks, and maximum stock levels that is shelf lives need to be defined for each product or group. हर storage node जो है जिसमें for example warehouse है, work in process inventory है, minimum for example safety stocks and estimated lot sizing stocks जिसमें safety stock और एस्टिमेटेड लॉट साइजिंग स्टॉक्स को एस्टिमेट करना पड़ता है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स रखने पड़ते हैं किसके शेल्फ लाइफ्स के, इनको डिफाइन करना पड़ता है हर प्रोडक्ट या ग्रुप के अंदर. एडिशनली ऑल कॉस्ट एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव आर इनपुट टू द मॉडल. इसके अलावा जितने भी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं जो ऊपर बताए गए ये इनपुट होते हैं किसी मॉडल के लिए. डाटा फॉर द एग्जांपल आर
एग्जाम्पल के लिए जो डाटा हमें चाहिए होगा, फोरकास्ट फॉर ईच सेल्स रीजन एंड प्रोडक्ट इन एवरी पीरियड। हर सेल्स रीजन से उसकी फोरकास्ट और प्रोडक्ट हर पीरियड के अंदर, सेल रीजन और प्रोडक्ट की फोरकास्ट। अवेलेबल रेगुलर कैपेसिटी फॉर ईच प्लांट, हर प्लांट की अवेलेबल रेगुलर कैपेसिटी मशीन या प्लांट की और पीरियड के हवाले से। मैक्सिमम ओवर टाइम इन ईच प्लांट, हर प्लांट में मैक्सिमम ओवर टाइम। द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट स्पेसिफिक प्लांट्स, प्रोडक्शन एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स की जो कि प्रोड्यूस की जाए स्पेसिफिक प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल इन टन्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर आवर, इन टन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर आवर। The current stock levels at each DC distribution center and for every product. Current stock level क्या है हर DC के लिए और हर प्रोडक्ट के लिए। The minimum stock levels at each DC. Minimum stock level क्या है हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर and for every product. तो अब दूसरे लफ्जों में हमें तमाम कॉस्ट एलिमेंट्स जो कि ऊपर बताए थे हम लोगों ने वो इनपुट होते हैं इस मॉडल के लिए, और हमें डाटा कौन कौन सा चाहिए होता है। एक फोरकास्टेड सेल्स चाहिए होती हैं, एक हमें रेगुलर कैपेसिटी चाहिए होती है, मैक्सिमम ओवर टाइम हम कितना ले सकते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होगी, करंट स्टॉक लेवल्स क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल्स क्या है प्रोडक्ट्स के और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे। देन रिजल्ट्स। The results of master planning are the optimized values of decision variables. मास्टर प्लानिंग के रिजल्ट्स जो होते हैं ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स की, विच आर इंस्ट्रक्शंस टू अदर प्लानिंग मॉड्यूल्स, जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं दूसरे प्लानिंग मॉड्यूल्स के लिए। इन अदर वर्ड्स जो मास्टर प्लान से हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं इनको हम एज एन इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं दूसरे प्लानिंग मॉड्यूल्स के लिए। Some decision variables have only planning character. कुछ decision variables जो है ये सिर्फ planning character रखते हैं and are never directly implemented as they are determined in other modules in more detail. और ये कभी भी directly implement नहीं होते as they are determined in other modules, चूंकि दूसरे modules में determine होते हैं more detail में। For example, production quantities are planned in production planning and scheduling. मिसाल के तौर पर जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटीज जो हैं ये प्लान होती हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग के अंदर। तो इसका मतलब है कि कुछ डिसीजन वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लेकिन ये कभी भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि डिटरमिन होते हैं दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर द प्लान्ड कैपेसिटी यूजेज। इसलिए इंतहाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो प्लान्ड कैपेसिटी यूजेज है। इन ईच बकेट फॉर एवरी रिसोर्स group and transportation link, and the amount of seasonal stock at the end of each time bucket. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रिजल्ट्स प्लान कैपेसिटी यूजेज के हवाले से हों और सीजनल स्टॉक के हवाले से एट द एंड ऑफ ईच टाइम बकेट हमें पता हो कि कितना स्टॉक हमारे पास होगा। बोथ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन द शॉर्ट टर्म प्लानिंग मॉड्यूल्स। ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लानिंग मॉड्यूल्स में डिटरमिन नहीं हो सकते because they need to be calculated under the consideration of an entire seasonal cycle. चूंकि इनको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है under the consideration of an entire seasonal cycle, पूरे seasonal cycle में। Production capacities are input to production. Production capacities जो होती हैं ये input होती हैं production का, production planning and scheduling का। Seasonal stocks at the end of each master planning bucket provide minimum stock levels in detailed scheduling. Seasonal stocks जो हैं ये at the end of each master planning bucket हर master planning bucket के आखिर में provide करते हैं minimum stock levels in detail scheduling. Capacity extensions need to be decided during the frozen period. कैपेसिटी एक्सटेंशंस को भी डिसाइड करना पड़ता है फ्रोजन पीरियड में, एज दे ऑफन कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। द सेम अप्लाइज टू प्रोक्योरमेंट डिसीजंस। सेम अप्लाई होता है प्रोक्योरमेंट डिसीजंस पर भी।
फॉर स्पेशल मटेरियल्स विद लॉन्ग लीड टाइम्स, स्पेशल मटेरियल्स के लिए लॉन्ग लीड टाइम्स का, और दोज दैट आर परचेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ बेसिक एग्रीमेंट, और वो जो कि परचेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एग्रीमेंट. रिजल्ट्स इन द एग्जाम्पल आर सीजनल स्टॉक. रिजल्ट्स जो हैं इस एग्जाम्पल में वो सीजनल स्टॉक हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम स्टॉक एंड द प्लान्ड इन्वेंट्री लेवल, जो कि डिफरेंस है मिनिमम स्टॉक का और प्लान इन्वेंट्री लेवल का फॉर एवरी प्रोडक्ट पीरियड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हर प्रोडक्ट पीरियड और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में. इसका मतलब है रिजल्ट्स जो हैं वो एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, सीजनल स्टॉक जो कि हम लोगों ने रखा होता है और जो कि डिफरेंस होता है मिनिमम स्टॉक का और प्लान इन्वेंट्री लेवल का, हर डीसी में भी और प्रोडक्ट पीरियड में भी. अमाउंट ऑफ ओवर टाइम फॉर एवरी प्लांट इन एवरी पीरियड दैट शुड बी रिजर्व्ड. ओवर टाइम की अमाउंट जो है वो हर प्लांट में हर पीरियड में रिजर्व रखनी चाहिए क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है. जनरेटिंग अ प्लान. दिस सेक्शन इलस्ट्रेट्स which steps have to be performed to generate a master plan. यहां पे हम देखेंगे कि मास्टर प्लान को कैसे जनरेट करना चाहिए एंड हाउ टू यूज मास्टर प्लान इफेक्टिवली, और कैसे हम मास्टर प्लान को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं. एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द मास्टर प्लान इज अपडेटेड सक्सेसिवली. जैसे पहले बताया कि मास्टर प्लान अपडेट किया जाता है सक्सेसिवली, फॉर एग्जाम्पल इन वीक्स और मंथ्स, महीनों में या हफ्तों में. Thus, new and accurate information such as actual stock levels and new demand data are taken into consideration. इसलिए नई और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जैसे एक्चुअल स्टॉक है, एक्चुअल स्टॉक लेवल है या न्यू डिमांड डाटा है, ये कंसिडरेशन में लिया जाता है. It is necessary to gather all relevant data before performing a new planning run. ये जरूरी है कि तमाम रेलिवेंट डाटा को गैदर किया जाए एक नया प्लानिंग रन परफॉर्म करने से पहले. This can be a hard task as data are mostly kept in different systems throughout the entire supply chain. ये थोड़ा सा हार्ड टास्क होगा क्योंकि डाटा मोस्टली डिफरेंट सिस्टम्स में रखा जाता है पूरे एंटायर सप्लाई चेन में. However, to obtain accurate plans, this task has to be done very seriously. लेकिन एक्यूरेट प्लान्स ऑब्टेन करने के लिए इस टास्क को बड़ा सीरियसली करना पड़ता है. टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर्स इन गैदरिंग डाटा, अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड. एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज करने के लिए डाटा गैदरिंग में एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन की रिकमेंड की जाती है इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. If you just see, step 1 is gather relevant data. In step 2, simulate plans for alternative models. Plans को simulate किया जाता है alternative models के लिए. फिर models adjust किए जाते हैं. And step 3, analyze plans. Plans को analyze किया जाता है. Step 4 में release a plan. Plan को release कर दिया जाता है. Step 5 में गैदर फीडबैक फ्रॉम लोअर प्लानिंग लेवल्स. फिर ये फीडबैक के मुताबिक मॉडल्स को एडजस्ट किया जाता है और फिर स्टेप 1 के ऊपर गैदर रेलिवेंट डाटा पे बात आ जाती है. इन अदर वर्ड्स, दीज आर स्टेप्स इन मास्टर प्लानिंग. कैसे आपकी ओवरऑल प्लानिंग चलती है और ये एक साइकिल की फॉर्म के अंदर मूव ऑन होता रहता है. मोस्ट एपीएस प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी टू सिम्युलेट ऑल्टरनेटिव्स. कई एपीएस प्रोवाइड करते हैं पॉसिबिलिटी to simulate alternatives. Several models can be built to verify. कई models बनाए जाते हैं verify करने के लिए. For example, different supply chain configurations or samples for shifts. मुख्तलिफ supply chain configurations और samples shifts के लिए. Furthermore, this simulation can be used to reduce the number of decisions that have to be made. इसके अलावा ये simulation जो है इस्तेमाल की जा सकती है रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ डिसीजंस को जो कि करने हैं. द मास्टर प्लान डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी द आउटकम ऑफ एलपी और एमआईपी सॉल्वर. मास्टर प्लान डज नॉट नेसेसरली नीड, इसको जरूरत नहीं होती
एक आउटकम होने की एलपी और एमआईपी सॉल्वर की। These outcomes are often reproducible for human planners. ये outcomes जो हैं reproducible नहीं होती for human planners. Thus, insufficient acceptance of automatically generated plans can be observed. इसलिए insufficient acceptance of automatic generating plans जो है ये observe की जाती है। Following the ideas of the OPT philosophy, Goldratt 1988, an alternative approach comprises 4 steps. OPT philosophy को follow करते हुए एक alternative approach comprise की जाती है जो कि 4 steps पे base करती है। Number 1, generate an unconstrained supply chain model disregarding all purchasing, production and distribution capacities. एक unconstrained supply chain model generate किया जाए इस चीज को रिगार्ड किए बगैर तमाम परचेजेस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटीज को। नंबर 2, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द मॉडल, मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला जाए। नंबर 3, एनालाइज द सोल्यूशन रिगार्डिंग ओवरलोडेड कैपेसिटीज, ओवरलोडेड कैपेसिटीज के हवाले से सोल्यूशन को एनालाइज किया जाए। स्टॉप इफ नो यूज ऑफ कैपेसिटी एक्सीड्स अपर और लोअर लिमिट्स, रोक दिया जाए अगर कोई कैपेसिटी एक्सीड नहीं करती अपर या लोअर लिमिट से। सिलेक्ट द एसेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द सप्लाई चेन ऑफ दोज एक्सीडिंग कैपेसिटी लिमिट्स, एसेंशियल रिसोर्सेज जो है सप्लाई चेन के जो कैपेसिटी लिमिट से एक्सीड कर रहे हो उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। टेक एक्शंस टू एडजस्ट द वायलेटेड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, एक्शंस लिए जाने चाहिए इस वायलेटेड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को एडजस्ट करने के लिए। And insert those fixed capacities into the supply chain model, और इन fixed capacities को insert किया जाना चाहिए supply chain model के अंदर। Proceed with step 2, फिर step 2 पर आकर और ये cycle ऐसे continue रहना चाहिए। If each capacity violation is eliminated, अगर हर capacity violation eliminate हो जाए, the iterative solution matches the solution that is generated by an optimization of the constrained model। अगर हर कैपेसिटी वायलेशन एलिमिनेट हो जाए तो एक आइटरेटिव सोल्यूशन मैच कर सकता है फ्रॉम द सोल्यूशन जनरेटेड बाय एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट मॉडल। ड्यू टू द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन, द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकर्स इंक्रीजेस बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड द मॉडल। एक सक्सेसिव जनरेशन ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन की वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन मेकर्स जो है वो इंक्रीज होती है बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड द मॉडल। इन कंट्रास्ट टू अ कंस्ट्रेंड वन स्टेप ऑप्टिमाइजेशन, alternative capacity adjustments can be discussed and included. It must be pointed out that such an iterative approach requires more time and staff than a constrained optimization. ये भी पॉइंट आउट किया जाता है कि एक आइटरेटिव अप्रोच जो रिक्वायर करती है ज़्यादा वक्त और स्टाफ को एक कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन की निस्बत, पर्टिकुलरली इफ कैपेसिटी यूजेज इंक्रीजेस, अगर कैपेसिटी यूजेज इंक्रीज करे तो इट सीम्स टू बी एडवाइजेबल टू इंक्लूड सम नोन एक्शंस टू एलिमिनेट वेल नोन कैपेसिटी वायलेशंस। ये एडवाइजेबल लगता है कि इंक्लूड किया जाए कुछ नोन एक्शंस को वेल नोन कैपेसिटी वायलेशंस को एलिमिनेट करने के लिए इन द बेस सप्लाई चेन मॉडल, बेस सप्लाई चेन मॉडल में। इन द नेक्स्ट स्टेप वन हैज टू डिसाइड विच प्लान ऑफ द सिमुलेटिव अल्टरनेटिव शुड बी रिलीज्ड। अगले स्टेप में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्लान सिमुलेट किया जाए अल्टरनेटिव के तौर पर जिसे रिलीज किया जाए। इफ दिस इज डन मैनुअली, सब्जेक्टिव एलिमिनेशंस इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अगर ये मैनुअली किया जाए तो सब्जेक्टिव एस्टिमेशंस जो हैं डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑन द अदर हैंड, इन्फ्लुएंसेस ऑफ नॉट एक्सप्लिसिटली मॉडल्ड नॉलेज, फॉर एग्जांपल अबाउट इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, आर प्रिवेंटेड बाय एन ऑटोमेटेड डिसीजन। Table 8.6 shows the planned production quantities of our example. The transport quantities correspond to the production quantities except for transport of product 1 from plant 1 to the distribution centers in the first period. 20 units of product 1 produced in plant 1 are delivered in
distribution center 1, while 10 are delivered to distribution 2 to meet demand of sales region 2. If you just see period product 1 and plant 1, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 30, 30, 50 and 40 and so on. Even though transport costs are higher, seasonal stock is only built in the second period for product 2 in distribution center 1, amounting to 10 product units. Overtime is necessary for both plants in periods 4 and 5. Plant 1 utilizes 10 time units of overtime each, while plant 2 utilizes 20 and 10 time units respectively. The costs for the 5 periods planning horizon are shown in table 8.7. प्रोडक्शन है 3780, ओवरटाइम है 250 का, ट्रांसपोर्टेशन है 1690 की और इन्वेंट्री इज ऑफ 20. Having forwarded the master plan's instructions to the decentral decision units, detailed plans are generated. ये मास्टर प्लान की इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करने के बाद decentral decision units को एक डिटेल प्लान जनरेट किया जाता है. The results of these plans have to be gathered to derive important hints for model adjustments. इन plans के results को gather करके एक important model adjustment generate की जाती है. For example, if setups considered by a fixed estimate per period result in infeasible decentral plans, it is necessary to change this amount. The midterm purchasing quantities for raw materials from supplier S in our example, see figure 8.1, can be derived from the midterm production plans for plants P1 and P2. These purchasing quantities are input for a collaborative procurement planning process. The joint plan of supplier S and plants P1 and P2 then serves as adjusted material constraint. Once an adequate master plan has been generated, decisions of the first period are frozen and the process of rolling schedule is continued. तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर. ख़त्म करने से पहले लेट्स हैव अ लिटिल बिट ओवरव्यू. आज हमने क्या किया. Today's lecture has explained the purpose and results of master planning. आज के लेक्चर में हम लोगों ने मास्टर प्लानिंग के पर्पस और ऑब्जेक्टिव और इसके रिजल्ट्स के बारे में बात की, and how it help in the smooth flow of material along the supply chain, और ये कैसे मदद करता है एक स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल की along the supply chain. Efficient utilization and balance of supply and demand. How master plan module helps to take decision based on demand. कैसे मास्टर प्लान मॉड्यूल हेल्प करता है डिसीजंस लेने के लिए डिमांड के. हाउ टू सेलेक्ट एंड डिटरमिन प्लानिंग होराइजन, कैसे सेलेक्ट किया जाए और डिटरमिन किया जाए प्लानिंग होराइजन को, एंड पीरियड्स. डिसीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, डेटा एंड रिजल्ट्स हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड. स्टेप्स टू जनरेट अ मास्टर प्लान हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड. और स्टेप्स हम लोगों ने 2 डिफरेंट सिनेरियोज में देखे और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स भी देखी. उम्मीद है आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा. तो इस उम्मीद से आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अगली दफ़ा अगला लेक्चर तैयार करके आएंगे. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.